चलो हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। आज हमारी वर्णमाला की क्लास समाप्त हो जाएगी। 1 मिनट। चलिए देखते हैं, शुरू करेंगे। शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव क्या होता है देखेंगे इसे। देखो अभी फिलहाल के लिए आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। तत्सम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो यहाँ पे उसके जो अर्थ है वो है मूल भाषा से। तो इसका मतलब होता है कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो मूल भाषा के समान ही वर्तमान भाषा में प्रयोग हो रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। तो हमारी हिंदी भाषा में जो तत्सम शब्द कहलाते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो तत्सम बन के आते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि तत्सम में केवल संस्कृत के ही होंगे। तत्सम में हाँ उर्दू भाषा के भी हो सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के भी हो सकते हैं, लेकिन वो कब, जब वो वैसे ही बोले जाते हैं जैसे कि वो अपनी भाषा में बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप हॉस्पिटल कहते हैं तो हॉस्पिटल शब्द अंग्रेजी में भी हॉस्पिटल ही बोला जाता है, और जब आप उसे हिंदी वाक्य में प्रयोग करके हॉस्पिटल कह रहे हैं तो वो अंग्रेजी का तत्सम ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के बजाय अगर अस्पताल कहते हैं तो वो उसका तद्भव हो जाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल से परिवर्तित होकर बना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो शब्द अब संस्कृत से परिवर्तित होकर जो बने हैं वो फिर तद्भव कहलाएंगे। तो तद्भव शब्द भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् प्लस भव। भव का अर्थ हो जाता है होना या बनना, यानी परिवर्तन से जो बनता है। तत् माने उसके। अब उसके का मतलब मूल भाषा। तो मूल भाषा क्या है यहाँ पे? संस्कृत ही। तो जो संस्कृत से परिवर्तित होके बना है वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। अब इस पे विस्तार से बात करेंगे या इसके बारे में लिखेंगे तब जब हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, वहां पे आएगा। ठीक है, अभी के लिए हमें समझना है। तो अभी जो हम यहाँ पर तत्सम तद्भव देख रहे हैं वो हम संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के देख रहे हैं। तो यानी जो संस्कृत भाषा में हमारे जो शब्द हैं और वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में भी प्रयोग होते हैं तो वो तत्सम में आएंगे, और जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बना दिए गए हैं वो तद्भव में आएंगे। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न आता है वो ऐसा प्रश्न आता है, आपको कोई तत्सम शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका तद्भव क्या है, या तद्भव शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका तत्सम क्या है, या फिर आपको तत्सम तद्भव का जोड़ा दिया रहता है और पूछता है कि बताइए सही है या गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपको तत्सम तद्भव याद करने होंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे आप लोगों को बोलना है। पहला शब्द है हमारा सूचिका। सूचिका होता है तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सुई। आगे शब्द है धृष्ट। धृष्ट है तत्सम शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा ढीठ। आगे शब्द है धैर्य। धैर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा धीरज। आगे शब्द आता है धूम। धूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा धुआं। आगे शब्द है श्यामल। श्यामल तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा सांवला। आगे शब्द है श्याल। श्याल तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा साला। ये साला वही है जो रिश्ता होता है। ठीक है, गाली नहीं है, वैसे जो गाली बना दिया है, रिश्ता जो होता है। ठीक है, पत्नी का भाई। आगे शब्द आता है बेटा, असल में वो गाली नहीं है,
वो क्या है कि आप ना उसे गाली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे किसी को कह दिया साला, तो साला कह के मतलब आपने क्या बना दिया, उसकी बहन को अपनी पत्नी घोषित कर दिया, कहने का मतलब है। तो उसी से क्या होता है कि वहां पे जो व्यक्ति है उसको बुरा लग जाता है कि इसने ऐसे कैसे कह दिया मेरी बहन के बारे में। तो जब आप किसी को ये शब्द बोलते हैं तो ये कोई गाली नहीं है, गाली आप लोगों ने जबरदस्ती बनाई है, शब्द वही है, ठीक है। तो आप उसे लिखें ना, हाँ वो बनाया गया है जबरदस्ती और कुछ नहीं। अब मान लो ऐसे अगर लड़की कहना चाहे तो वो क्या बोलेगी, अगर वो किसी को कह दे जीजा कह दे तो वो क्या बोलेंगे, लड़की के लिए क्या आएगा, जिस तरह से मतलब अब बहन का पति हो जाएगा तो जीजा कहने से तो गाली तो नहीं बन जाएगी। लेकिन वही बात है कि लड़कियां तो मानती नहीं है, लड़कों को बुरा लगता है ना, कि अगर किसी ने ऐसे कह दिया। वो बात यही है ना, लड़कों के अंदर मेल ईगो जिसे कहते हैं, जाने किस किस बात पे मेल ईगो टकरा जाता है, जैसे वैसे होता कुछ है नहीं, है ना। खैर हम इस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, फिर आप लोग कह दोगे कि मैम जो है पक्षपाती हो जाती है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपने इसे पता क्या कहोगे, अगर इस शब्द को कोई गाली लेकर प्रयोग करता है तो वो उसके दिमाग की गंदगी है और कुछ नहीं है, ठीक है। बात ही यही है ना। अब जैसे मान लो आता है ना, कोई कहते हैं कि कौन हो तुम, तो बताता है तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ ने बताया नहीं। अब ये डायलॉग कह दिया कि तुम्हारी माँ ने बताया नहीं। अब ये क्या है, अब इसी में आप इसको बुरा ले जाओ। वो कह नहीं बताया, हाँ हमारी माँ ने बताया तो था पर तुम तो हमारे बाप नहीं हो, ये भी तो कह सकते हो। लेकिन नहीं, टनटना जाएंगे, एकदम गुस्से में भर जाएंगे, ऐसा कैसे बोल दिया इस आदमी ने। आप भी कह सकते हो लगता है आपको गलतफहमी हुई है, आपने अपने बच्चे को पहचाना नहीं, हम आपके बच्चे नहीं है, कहाँ से दिख रही है शकल। तो कहने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं, लेकिन नहीं, जिस भाव से उसने बोला उसी भाव से आपने समझा, इसी को तो कहते हैं भाषा। यही तो है भाषा। बस बात यह है कि अगर आप किसी को मान लो कि आप अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना चाहते हैं, कूल, वो कुछ भी बोल रहा है आप उसको वैसे ही जवाब दो, कूल तरीके से, पता चले कि वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता था, आपने उल्टा उसको गुस्सा दिला दिया अपनी बात से। तो ये दिमाग का प्रयोग करना होगा आपको। दिमाग चलाओ चाचा चौधरी से तेज। चलो आगे देखो, आगे शब्द है यमुना। यमुना तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाता है जमुना। आगे शब्द है यव। यव संस्कृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाता है जौ। आगे शब्द है युक्ति। युक्ति तत्सम शब्द है, युक्ति का मतलब आता है एक योजना से, ठीक है, अर्थ अगर आएगा तो इसका तद्भव हो जाता है जुगति। आगे शब्द है यजमान। यजमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा जिजमान या जजमान, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है, वैसे तो यही वाला होता है, जजमान होता है तो, लेकिन जजमान भी अगर कहीं दिखे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेट 1 है जो आप लोगों ने याद किया। इसी तरह से हम याद करेंगे आगे, हर सेट को याद करते रहेंगे। क्या अभी क्या बताया, जो युक्ति होगा वही जुगति होगा। युक्ति मतलब योजना, ठीक है, तो जुगति को भी योजना ही कहते हैं, लेकिन वो क्या है, हमारा परिवर्तित होकर बनाया गया शब्द है, हम उसे परिवर्तित करके बना रहे हैं। देखो तत्सम तद्भव क्या होता है, हमसे जिस शब्द की वर्तनी नहीं बोली जाती है हम उसको गलत तरीके से बोलते हैं, फिर एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाती है। तो वही शब्द हमारे आगे जाके क्या बन जाते हैं, तद्भव बन जाते हैं, लेकिन अर्थ उनका वही होता है। तो तत्सम में जो शब्द का अर्थ है वही तद्भव में उसका अर्थ होता है। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे अपनी, यहाँ पर शब्द है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में हमारा अगला टॉपिक जो रह गया है वो है शब्दों का वर्गीकरण। कल हमने कारांत तक पढ़ा था, देखो एक टॉपिक और आपका दिया है संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। संयुक्त अक्षरों के आधार पर हम ध्वनियों को 3 भागों में बांट लेते हैं अलग अलग, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द है, इसमें कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है या संपृक्त ध्वनि है या युग्मक ध्वनि है। तो किसी शब्द में कौन सी ध्वनि है ये आप कैसे पहचानेंगे। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं पहले इसको समझ लो, क्योंकि इसे समझने के लिए आपको ये जानना है कि बनती कैसे है। तो यहाँ पे दिया है संयुक्त अक्षर का
उच्चारण में। अब संयुक्त अक्षर क्या है? संयुक्त अक्षर से क्या समझते हैं आप? संयुक्त अक्षर दो वर्णों के मेल से या दो व्यंजनों के मेल से। अब सबसे पहले एक पॉइंट समझ लो, आपने संयुक्त शब्द से ना अभी तक क्या पढ़े हैं? इससे पहले संयुक्त स्वर पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है? तो अंतर कर लो तीनों में, पहले मैं ये बता देती हूँ। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था संयुक्त, चाहो तो इसको रफ कॉपी पे कहीं पे भी लिख लेना, आपकी परीक्षा में आ जाएगा, आता है तो तीनों में अंतर पता होना चाहिए। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर को हम संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है? जब बात आएगी संयुक्त स्वर की तो आपको 4 स्वरों को याद रखना होगा, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है? तो यानी ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे हमारे। जब बात आएगी संयुक्त व्यंजन शब्द की तो आपको 4 अक्षरों को याद रखना होगा, छ, त्र, श्र और ग, ठीक है? हल लगा लो या ना लगाओ, दोनों का मतलब वही, अगर उच्चारण के लिए रखो भले ही आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, दोनों का मतलब आपको पता है। हल लगेगा मतलब है कि उसमें स्वर नहीं है, और अगर हमने हल नहीं लगाया है तो मतलब कि उसमें स्वर है, ठीक है? चलो, ये पॉइंट याद हो गया। स्वर की बात होगी तो ये 4, व्यंजन की बात होगी तो ये 4। अब हम बात करेंगे संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण की। तो जब ये बात आएगी संयुक्त या अक्षर या संयुक्त या वर्ण, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यंजन किसी शब्द में लगातार आए, ठीक है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन किसी शब्द में लगातार आए, वो स्थिति हमारी संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण की होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने शब्द लिखा सत्य। अब देखिए इस सत्य शब्द में हमारा ये त और य, ये दोनों लगातार आए हैं, यानी इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, दिख रहा है, ठीक है? अब इसी तरह से मान लीजिए कि अगर शब्द लिखा है जैसे कर्म, तो इसमें ये जो युग्म है, इसमें र और म, ये दोनों व्यंजन लगातार आए हैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो आपको। ऊपर का तो लिख लिया, नीचे का ध्यान दो। किताब में अगर जगह है तो लिख लो, ठीक है? देखो अब यहाँ पे लगातार 2 दिख रहे हैं। अब मान लो इसी तरह से हमने एक शब्द लिखा था वर्तस्य। अब जैसे वर्तस्य लिखा हुआ है तो इसमें हमारे कितने हो गए? इसमें हमारा र हो गया पहले, फिर हमारा त हो गया, फिर तालु दंत स हो गया, फिर हमारा य हो गया, ठीक है? तो ये लगातार यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है? तो ये सबका सब हमारे क्या कहलाएंगे? अब संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। अब इन्हीं संयुक्त अक्षरों की 3 स्थितियां होती हैं अलग अलग, ठीक है? इनकी 3 स्थितियां होती हैं, उसी के आधार पर ये ध्वनियां बनाई गई हैं आपकी 3 जो है। पॉइंट समझ में आ गया ना? तो अभी इसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। चलो उतार लिया, उतार लो जल्दी, कितना रह गया? हो गया?
बेटा तुमने इसे जहां उतारा है वहां का मैटर कहाँ लिखोगे? हाँ, लिख लोगे पक्का, इतने में आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो नहीं, कैसे तुमको पता है? या मैंने तुम्हें अगर टोका है तो मुझको पता है कि कितना ज्यादा लिखना होगा। है? चलो लिख लिया। अब देखो यहाँ ध्वनियों को, अब हम यहाँ पे समझ गए कि यानी जब हमारे सामने दो व्यंजन, कम से कम दो या दो से अधिक व्यंजन लगातार आएंगे, वो उनकी अलग अलग स्थिति होंगी, उसी आधार पर ये तीन ध्वनियां हमारी मानी गई हैं। आपकी परीक्षा में यदा कदा ये प्रश्न आता है। सर्वाधिक प्रश्न जो आता है वो युग्मक ध्वनि यानी द्वित्व व्यंजन से आता है, जो रिपीट क्वेश्चन रहा है आपका, और वो बहुत सरल है। पहली ध्वनि कहती है संयुक्त ध्वनियां, जो कहती हैं कि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। इसमें उदाहरण लिखिए, क्या इसमें लिखेंगे? जैसे मान लीजिए उदाहरण में, जैसे प्रकाश, प्राण, ठीक है, जैसे स्वागत, जैसे स्नान आदि। दूसरी दी हुई है संपृक्त ध्वनियां। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर संबल, जैसे हलंत, ठीक है, जैसे समाप्त आदि। अब देखो, इन दोनों शब्दों को देखने के बाद आपको इन दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, और ना ही इनके भाव जो दिए हुए हैं उससे कोई अंतर समझ में आएगा। आपको ही लगेगा दोनों तो एक जैसी चीज़ हैं, इसमें फिर अलग अलग क्या है। तो इनको समझने के लिए मान लो अगर आ जाए तो मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ। जब आपको संयुक्त अक्षर किसी शब्द के प्रारंभ में नजर आएगा, ठीक है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नजर आएगा तो वो ध्वनि आपकी क्या हो जाएगी? संयुक्त ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। उसको उस समय संयुक्त ध्वनि टिक कर देना। अगर किसी ध्वनि में आपको संयुक्त अक्षर शब्द के बीच में या शब्द के अंत में दिखाई दे तो वहां पे आप क्या लगा देना? संपृक्त ध्वनि, ठीक है, समझ गए। अदरवाइज ये दोनों का मतलब संयुक्त ही है कि ये दोनों संयुक्त में ही आ रहे हैं। पर अगर इनमें अलग अलग आए, हालांकि आपकी परीक्षाओं में जो रिपीट क्वेश्चन आया है वो एक ही उदाहरण है, संपृक्त ध्वनि। और कमाल की बात यह है कि जितनी भी 20, 25, 50, 60 किताबें मार्केट में आपकी उपलब्ध हैं, उसमें सारी किताबों में संपृक्त ध्वनि के आगे एक ही उदाहरण लिखा है, संबल। जो एक बार एक विद्वान ने लिख दिया, उसके बाद दूसरे विद्वान की समझ में नहीं आया कि इसका दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, तो संबल। ये तो बहुत आसान है आपके लिए कि जब बात आए संपृक्त ध्वनि, उदाहरण एक ही है, संबल, बाकी जो आ जाएगा वो संयुक्त ध्वनि, ठीक है। तो हाँ, वो संबल नहीं है, ठीक है। संबल मतलब बल से युक्त, ठीक है, उसके लिए शब्द आया हुआ है, बस ये एक उदाहरण दिया है। नहीं आएगा, वो आपका ऊपर वाले जो शब्द है ना, इनके साथ वो रहेगा, ठीक है, ऊपर वाले, तो उसमें अंतर। अगर ये आ जाएगा तो ये तो संपृक्त है ही। तो मैंने आपको बता दिया, आपको ये ध्यान रखना है, दोनों में संपृक्त और संयुक्त दोनों में याद रखना है। संयुक्त में किसी शब्द में जो अक्षर मिलेगा आपको वो शुरुआत में मिल जाएगा, और इसमें शब्द के मध्य या अंत में मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर है, अदरवाइज दोनों एक जैसे हैं।
ठीक है। और तीसरा है उसमें सीधा स्पष्ट अंतर है, वो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे दूर से देख के, और आपकी परीक्षाओं का हिस्सा भी यही पॉइंट है। जिसे आप युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं, इसकी परिभाषा कहती है कि जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है तो उसे हम युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब इसमें व्यंजन लगातार आते तो हैं लेकिन एक ही व्यंजन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने शब्द लिखा बच्चा, तो जैसे बच्चा शब्द लिखा है तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर च और फिर च, तो यानी ये एक ही व्यंजन लगातार आया। तो जहां एक ही व्यंजन लगातार आ जाएगा वो हमारी क्या हो जाती है, युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन कह देते हैं उसको। ठीक है, द्वित्व व्यंजन का मतलब है व्यंजन का दो बार आना। ठीक है, यही। इसी तरह से जैसे उदाहरण लिखेंगे दिल्ली, अब दिल्ली उदाहरण आपने लिखा तो इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ल वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है। ठीक है, इसी तरह से जैसे उज्ज्वल शब्द हमने लिखा, उज्ज्वल शब्द हमने लिख दिया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज वर्ण में, यानी ज वर्ण की आवृत्ति जो आ रही है यहाँ पे हमारी द्वित्व व्यंजन हो गया और इसके साथ फिर व भी आता है, तो इसमें हमारी संप्रक्त भी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप आराम से पहचान फर्क कर सकते हैं दोनों में कि दोनों ही तरह की ध्वनियाँ इसमें प्रकट हो रही हैं, लगातार वाली भी और ये भी। ठीक है, हाँ, ये दोनों का एक मतलब कह सकते हैं कि एक साथ वाला एग्जाम्पल हो गया। अब बहुत सारे शब्द आपके ऐसे आते हैं तो कहीं से भी आप देखेंगे कोई भी शब्द आपके सामने होगा तो वहां आप पहचान लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक डाउट आ जाता है छात्रों के दिमाग में। जैसे मान लो शब्द लिखा हुआ है आनंद, ऐसे आनंद लिखा हुआ है, तो छात्र पूछते हैं कि मैम क्या इसमें द्वित्व व्यंजन होगा? तो इसमें द्वित्व व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले न, फिर इसका स्वर अ और फिर न आ गया, तो इनके बीच में ना स्वर आ गया, तो जब इनके बीच में स्वर आ गया तो ये द्वित्व व्यंजन नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, बाद में होगा। जैसे अन्न, अन्न शब्द होता है तो अन्न शब्द में द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न और फिर से न और फिर ये इसके बाद स्वर है यहाँ, तो ये लगातार आ गए, तो इसमें द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई और डाउट? आनंद में, हाँ, इसे हम संपर्क में कर देंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक है हमारा शब्दकोश में वर्णों का स्थान। और ये जो शब्दकोश में वर्णों का स्थान है इसी के बारे में हम जानेंगे। इसको जानने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास प्रश्न कैसे आएंगे जिससे कि आप इसको समझने में ना आसानी से आप इसे समझ सकें। प्रश्न आपका कुछ इस तरह से आएगा कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए, और आपको शब्द दिया है, जैसे कवीश्वर दे दिया, क्षार्य दे दिया, शुद्ध दे दिया और कमलेश दे दिया। अब आपको इनका क्रम बताना है, क ख ग में इसका क्रम दिया है, तो इसका क्रम आप कैसे बताएंगे? तो इसका क्रम बताने के लिए आपको उसी तरह से चलना पड़ेगा जैसे आप अंग्रेजी के शब्दों का क्रम बताते हैं। तो अंग्रेजी के शब्दों का क्रम आप किस आधार पर बताते हैं? अरे इसका उत्तर मत बताओ, पहले मैं ये कह रही हूँ कि आप कैसे बताते हैं, तो इस प्रश्न को तो करेंगे ही। हाँ, अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से हम बनाते हैं अंग्रेजी का, तो इसी तरह से हमें हिंदी का भी बनाना है। लेकिन आपने जिस क्रम में हिंदी के शब्दों वर्णों को पढ़ा है उस क्रम में आपके शब्दकोश में नहीं रखे जाते। अगर रखे जाते तो आपको ये अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। तो क्रम क्या होता है? अलग होता है। यानी शब्दकोश के लिए जो हिंदी डिक्शनरी है, हिंदी का शब्दकोश है, उसके लिए वर्णमाला के वर्णों का क्रम अलग होता है, और जो अलग होता है वही हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, वही हमें सीखना है, तो तभी हम इसको हल करेंगे। और ये तो एक प्रश्न है, मैंने कुछ और पॉइंट भी लिए हैं जिससे कि आप उसे हल कर सकें। तो चलो यहाँ पर हम देखेंगे। अब हम जैसे वर्णमाला पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, इस जहाँ पे ये स्थान है, स्थान के बीचों बीच एक लाइन खींच दो आप। ठीक है, इसको दो भागों में बांट देना है। आपको जो शुरुआत करना है वो यहाँ से करना है। पहले जब यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ये भर जाए पूरा, तब उसके बाद इस वाले हिस्से से लिखना शुरू करना होगा। ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में बांट दो इसको। हम अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वर्णमाला को।
कि वर्णमाला हमारी क्या है। देखो वर्णमाला में ये पूरी वर्णमाला है जो अभी तक आपने इसका क्रम देखा। इस क्रम में हमने अब आपको जो लिखना है ना, इनको सबको एक जगह लिखना है, तो थोड़े अलग अलग लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर जब लिखेंगे, पहले लिखना नहीं है, पहले समझ लो इसको। क्रम हमने इस तरह से पढ़ा। स्वर में हमने सबसे पहले पढ़ा अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अगर हम यहाँ पे देखें तो अनुस्वार और विसर्ग को हमने यहाँ से अंत में पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखिएगा शब्दकोश में ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। शब्दकोश में आपको ये यहाँ से हटके शुरुआत में मिलेंगे। यानी कहाँ पर हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले शब्दकोश में आपको अनुस्वार वाला शब्द मिलेगा और फिर उसके बाद विसर्ग वाला। तो ये दोनों शुरुआत में आ जाते हैं, तो हम यहाँ से इनको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएंगे। अब देखो इसके बाद ये तो हो गया स्वर का, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि स्वर इस तरह से आएगा। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन हमने क से लेकर म तक हमारे स्पर्श व्यंजन आए थे। फिर उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन था य, र, ल, व, और उसके बाद था हमारा ऊष्म व्यंजन जिसमें तीनों श और ह आ गए। अब ये जो आपके यहाँ पे जो वर्ण दिए हुए हैं, ये वर्ण आपके अंत में नहीं, इन्हीं के बीच में होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे समझना है कि कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ण की बात करेंगे, ये वाला जो वर्ण है हमारा, तो ये वर्ण आएगा यहाँ पर इसके बाद। ठीक है, और जो ये वर्ण है हमारा, ये आएगा इसके बाद। जब भी हम शब्दकोश में खोजेंगे तो हमें इसका स्थान इनके साथ ही मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर छ और त्र, ये जो हमारे चार हैं। तो आपको याद होगा हमने देखा कि ये दो वर्णों से मिलकर बना है, आधा क और मूर्धा श से। ठीक है, ये हमारा बना है त और र से, ये हमारा बना है श्र, ये तालु श और र से, और ये हमारा बना है ज और य से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसका स्थान आपको प्रथम वर्ण के साथ मिलेगा, प्रथम वर्ण के साथ। जैसे कि ये क आ गया है तो ये आपको मिलेगा क के तुरंत बाद यहाँ पर। ठीक है, और जो ये त्र है ये मिलेगा आपको त के बाद। जैसे यहाँ पे त आ गया है तो त वाली लाइन में आपको ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो आपका श्र है ये आपको तालु श वाली लाइन में मिलेगा इसके बाद, यानी यहाँ पर। और जो ज्ञ है ये आपको मिलेगा ज के तुरंत बाद, यानी यहाँ पर। दिख गया आपको, समझ में आ गया? तो इन्हें हम यहाँ से फिर हटा देंगे, ये हमारे यहाँ से हट जाएंगे। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे क्रम आया है, ये हमारा बचा यहाँ पर वर्णमाला का क्रम जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये क्रम आपको याद रखना होगा। तो इसे याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हमारा स्वर है, तो स्वर में हमने यहाँ पर पाया कि अनुस्वार और विसर्ग जो हम अंत में रख रहे थे उनको हमें स्वर में सबसे पहले रखना है। ठीक है, उसके बाद जब हम व्यंजन में आ रहे हैं तो क से लेकर ह तक का जो हमारा क्रम है, जो हमने देखा है कि हमारे व्यंजन ये होते हैं जिसमें स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और
अंतस्थ व्यंजन, ये क्रम रहता है। अब जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वो हमारे वहाँ पर आ गए जिस वर्ण से वे मिलकर बने हुए हैं, 4 अलग अलग, और जो हमारा द्विगुण व्यंजन है वो हमारे ट वर्ग के अंदर आ गए, ड और ढ के साथ। तो इतना ही परिवर्तन होता है इसमें जो आपको ध्यान रखना होता है, और इसी परिवर्तन को छात्र ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आपको क्रम अब इस तरह से रखना है। तो अभी कैसे उतारना है वो आप अपनी कॉपी पे उतारिए इसको। सबसे पहले आपको स्वर का, ठीक है, एक लाइन में आपको ये उतारने हैं, फिर ये उतारने हैं, फिर उसके बाद इनको क्रम से उतारने के बाद फिर इनके नीचे इसको उतारना है, ठीक है। इसलिए जो मैंने पार्ट 2 करवाए हैं एक तरफ, और जो दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट पर अभी हम लिखेंगे कुछ और। उतार लो पहले इसको जल्दी से फटाफट। देखो अगर इसको सेम ऑर्डर में रखोगे ना तो बहुत कुछ चीजें याद रहनी है आपको। यहाँ पे अगर आपके पास स्थान ना हो तो बेशक आप उसके आगे से उतार सकते हैं, अगर स्थान है तो ऐसे ही उतारो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उसको बार बार लिख रहे हैं तो वो आपको बार बार याद रहेगा, वो क्रम याद है ना। ये दोनों इसमें बनते हैं, इसके साथ ये बनते हैं जो मैंने बताया था संयुक्त स्वर में, तो ये याद रहेगा, ये प्रत्यय तक काम करेगा आपको। देखो मैं तो हिंदी को ऐसे ही याद रखते आई हूँ, मैंने हिंदी को रटा नहीं है, मैंने हिंदी को समझा है और समझ के अपने दिमाग में रख लिया। और यही समझ जब मेरे सामने आई तो मुझे एहसास हुआ कि किताबों में कितना गलत लिख दिया गया है और उसको कोई समझाता नहीं है। जब डाउट आता है तो फिर कह देते हैं अपवाद है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर भारत सरकार मुझे हिंदी लिखने का मौका दे तो मैं हिंदी में आने वाले सारे अपवाद को खत्म कर दूं, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ अपना है, मैंने देखा है कि संस्कृत से आई जो चीजें हैं जिनको अपवाद बना दिया लोगों ने, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है किताबों में। अब देखो एक तो सबूत आ ही गया मेरे सामने जो तुम लोगों को दिखाया मैंने कामता प्रसाद की बुक में, 84 की छपी हुई बुक में 46 वर्ण दे रखे हैं, आजकल की बुक 43 दे रहे हैं। और जो वर्ण ना यहाँ पे मैंने लाल से लिखे हुए हैं, अगर आप 2 पेनों का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 कलर का इस्तेमाल करिए, और अगर एक ही पेन से लिख रहे हैं तो उसको बॉक्स में डाल लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको ये याद आ जाए। जैसे ये है, इसको बॉक्स में डाल लेना। और यहीं से बनता है आपका वो प्रश्न, जब पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश में क वर्ण के बाद किसका स्थान है तो आप इसका उत्तर लगाते हैं, या छ किस वर्ण के बाद आता है तो आप क उत्तर लगाते हैं। यही है वो पॉइंट। गलती हो गई, लगते ही नहीं है, गलती हो गई भाई मेरे से। ये छोटी छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लिया करो इन्हें अपने आप ही। हाँ यहाँ पे पूछा है आगत ध्वनि को शब्दकोश में कहाँ रखते हैं। ध्यान रखना, आगत ध्वनि को यहीं रखेंगे हम, जहां पे हमारा ये स्वर है, ठीक है। लिख लिया? अरे थोड़ा जल्दी हाथ चला लिया करो।
चलो देखो, अब यहाँ पे ये हो गया, लिख लो जल्दी। ऑनलाइन में छात्र कह रहे हैं कि संपृक्त और संयुक्त ध्वनि समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, ऐसे ही रट लो, परीक्षा में नहीं आने वाला, मॉक टेस्ट में आता है वो। क्योंकि मेरी समझ में नहीं आई तो तुम्हारी समझ में कैसे आएंगे? मैं खुद नहीं समझी, बताऊंगी, पहले ये पढ़ लो उसके बाद बताऊंगी कैसे। मैंने इसको इतना खोजा कि भाई अंतर क्या है इनमें, कुछ समझ नहीं आया मुझे। जितने भी गुरुजियों को सुनो सब एक ही बात, परिभाषा को दोहराएंगे, परिभाषा, अरे परिभाषा तो समझ ही नहीं आ रही, एक ही बात कह रही है दो तरीके से दोनों, तो इसलिए समझने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं, रख लो, नंबर लेना है ना। जैसे हम लोग कारक चिन्ह पढ़ेंगे, अब कारक चिन्ह में जब आप समझ के पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी वाक्य में दो कर्म होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दूसरा कर्म है आपको उसे संप्रदान कारक मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो फिर वहाँ आपका दिमाग कहेगा अरे मैम क्या करें, समझ में तो आ रहा है कि ये कर्म कारक है लेकिन लिखना पड़ेगा संप्रदान है। तो आप क्योंकि हमको नंबर लेना है, तो नंबर लेना है तो जो सामने कह दिया जाएगा वही मानना पड़ेगा, है ना। हाँ, रटना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर सब एक हो जाएं, चाहे वो गलती है, अगर सब लोग मिलके कहें नहीं दिन को रात कहेंगे तो हम भी रात कह लेंगे, हमें कौन सा ज़्यादा हमारे दिमाग में खुजली हो रही है कि नहीं जी हमें तो दिन ही कहना है, हम भी रात कह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा देखो, कोई भी चीज़ है ये सर्व मान्यता पर है। जैसे हमने दिन को दिन कहा, लेकिन अंग्रेजों ने तो दिन नहीं कहा, अंग्रेजों ने तो डे कहा, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया। अब वो उस समाज के लोग जो हैं उसको अपने तरीके से मानते हैं, तो जब सर्व मान्यता हो जाती है तो उसको कोई नकार नहीं सकता फिर। तो हम लोगों ने मिलके उसको दिवस कहा, दिन कहा, तो वो हमने मान लिया, तो सब मानने पे ही होता है। हो गया, मुझे बोलना पड़ता है कि ऑनलाइन वाले सो जाएंगे इतनी देर में, तो अगर मैं चुप हो गई तो। चलो देखो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपने क्रम यहाँ पे जाना, स्वरों का क्रम आपको पता चल गया, तो अब हम इनको किस तरह से करेंगे। जब आप देखेंगे कोई भी शब्दकोश, ठीक है, जब आप शब्दकोश देखते हैं तो आपको सबसे पहले एक पहले पेज पे मिलेगा वो आ से संबंधित शब्द मिलेंगे। जब आ से संबंधित शब्द मिलेंगे तो उसमें शुरुआत जो होगी वो किससे होगी, क्योंकि आ के ऊपर अनुस्वार होता है तो इसकी शुरुआत अनुस्वार से ही होगी। अब मैंने आपको बताया था कि ये अनुस्वार को हम हिंदी में चंद्रबिंदु की तरह भी प्रयोग कर देते हैं। तो अगर कोई चंद्रबिंदु वाला शब्द होगा तो पहले अनुस्वार और उसके बाद चंद्रबिंदु, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। अब अगर किसी शब्द की शुरुआत आपकी विसर्ग से होती है तो आपको अनुस्वार के बाद विसर्ग वाला शब्द मिलेगा, लेकिन हिंदी शब्दकोश में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो विसर्ग से शुरू होता हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे विसर्ग का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जाके आपको अस्वर से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे। फिर जब अ वाले सब समाप्त हो जाएंगे तो आगे पेज पर हमारा आएगा आ से। आ से जब शुरुआत होगी तो आ से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपकी शुरुआत जो होगी वो अनुस्वार से होगी, ठीक है। अनुस्वार के बाद अगर किसी शब्द पर चंद्रबिंदु लगता होगा तो चंद्रबिंदु से होगी, ठीक है। विसर्ग नहीं आता तो मैं विसर्ग इसमें लिख भी नहीं रही, नहीं तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ये हो गई चंद्रबिंदु। फिर इसके बाद जो अगला शब्द आएगा वो हमारा आ से शुरू होने वाला होगा, और अगर कोई शब्द हमारा अर्ध चांद वाले शब्द से शुरू होता है तो वो इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। सारे शब्द हमारे इस तरह से समाप्त हो जाएंगे आ से। फिर अगला हमारा शुरू होगा ई से, तो इसी तरह से क्रम से चलते हुए, अब जैसे मान लो ई से शुरू होगा तो यह भी अनुस्वार से शुरू होगा। कोई अगर इस पे चंद्रबिंदु होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, और फिर यहाँ पे ई। तो आपको सारे स्वर ऐसे ही मिलेंगे कि यहाँ से शुरुआत जब होगी तो अनुस्वार से ही शुरुआत होगी। फिर इसके बाद हमारा, जब हम इस तरह से देखेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा अंत में वर्ण सारे स्वर समाप्त हो जाएंगे।
अच्छा चलो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा सा करके 2 कर देती हूँ, फिर आप लोग लिखने में टाइम लगाओगे नहीं तो। हाँ लिखने हैं भाई। इसी तरह से यहाँ पे चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए जैसे हमारा अंतिम जो स्वर है आओ, ये आएगा, इससे शुरुआत होगी शब्दों की। तो इससे जो शब्दों की शुरुआत होगी तो वो हमारी शुरुआत अनुस्वार वाले से ही होगी। अब ये मत सोचना कि अनुस्वार की जगह यहाँ पे आप चंद्र बिंदु बना दें, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु और अनुस्वार वाले सब एक जैसे ही बनते हैं, और जो वर्ण होगा इसके बाद वो यहाँ से शुरू होगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा व्यंजन। व्यंजन में आएगा सबसे पहला वर्ण हमारे पास क, ठीक है। तो ये हमारा क से शुरू होने वाले जब शब्द होंगे तो इनकी शुरुआत कैसे होगी, तो सबसे पहले हमें कौन सा स्वर मिला, अनुस्वार, ठीक है। हमने रखा है क्रम में अनुस्वार, तो अनुस्वार वाले शब्द होंगे। अगर कोई चंद्र बिंदु वाला होगा तो वो भी हमको शुरू में मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि विसर्ग से हिंदी में होता नहीं है तो विसर्ग को मैं छोड़ ही दे रही हूँ, क्योंकि वो क्रम वहां पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद आएगा हमारा क के बाद आएगा आ। इसके बाद अगर कोई अर्ध चांद से, जैसे कॉलेज है तो कहाँ मिलेगा, क वाली लाइन में, जब क खत्म हो रहा तब मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हमारा अंतिम जो वर्ण आएगा वो क इसमें आ जाएगा। अब क के बाद व्यंजन भी रह जाता है, यानी आधा। तो अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी शब्द को शुरुआत आधे से ही हो रही है, यानी व्यंजन से ही, तो वो इसके बाद आएगा। और जब ये सारे शब्द समाप्त हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका वो युग्म आता है जो हमने पढ़ा छ, ठीक है। और इस छ की शुरुआत फिर इसी से होगी, अनुस्वार से ही, और ऐसे ही चलते हुए अंत तक आपकी ये मात्रा औ तक आएगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधे छ से शुरुआत हो रही हो तो ये भी आएगा, और यहाँ पे ये खत्म होगा आपका क से संबंधित, समझ गए। तो ये क्रम रहेगा। फिर उसके बाद अगला वर्ण आएगा हमारा ख। ख में भी शुरुआत ठीक इसी तरह से होगी, अनुस्वार से चलते हुए आगे मात्रा हमारी, और आधा ख अगर होगा तो ऐसे ही। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, अंतिम वर्ण हमारा ह आ जाएगा। तो ह में भी अभी शुरुआत इसी तरह से हो रही है, अनुस्वार, अनुस्वार से लगते हुए हमारा अंतिम वर्ण, और अगर हमारा आधा ह है तो यहाँ पे शब्दकोश हमारा समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब वो जो बीच में जितने भी क्रम है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। उतार लीजिए अब इसको। बहुत जल्दी बेचैनी हो जाती है। अरे पहले जो सिखाने की कोशिश कर रहे हो सीख तो लो, क्वेश्चन कैसे आएगा पहले दिखाया नहीं टॉपिक पढ़ा के। गजब आदमी है यार। ध्यान मतलब यहाँ है नहीं है प्रश्न के, हाँ जो दूसरा भाग है उसके सामने लिख लो उसे। इसी पॉइंट से बचने से पहले प्रश्न पहले दिखा दिया है कि ऐसे प्रश्न आएंगे, और ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगी, अभ्यास करवाऊंगी। मैं जानती हूँ आप लोगों की शकल देख के तोते उड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन वाले छात्रों, आपको प्रश्न पूछने की कुछ ज्यादा जल्दी हो रही है और ऑफलाइन वालों के जैसे ही, हाँ, कि इन शब्दों को सजाओ। पहले ठीक से क्रम बनाना सीख तो लो, या मुझसे ही प्रश्न कराओगे। एक काम करना, मुझे ही लेके चले जाना परीक्षा में, है ना। ये नहीं है सीखना है। उतना बोल दिया कि ओखली, औरत, ऑफिस, औजार, इन शब्दों को शब्दकोश में क्रम से सजाएं। मैं क्यों सजाऊं? तुम सीखो ना, मैं सिखा रही हूं, तुम सजाना। हम्म हम्म कुछ प्रश्न तो मैंने भी रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। अभी मैं भी बताऊंगी ना कि इनको सजाओ।
जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी। वर्णमाला का टॉपिक आज समाप्त हो रहा है। तो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास पास कर ली है, ये समझ लेना, ठीक है। थोड़े से बड़े हो गए हो। धीरे धीरे, अब हिंदी में धीरे धीरे बड़े होगे ना, धीरे धीरे चलते। हो गया। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अगर मैं सारा पॉइंट अगर ऐसे बोर्ड पे लिखवा के और आपको उतारने के लिए दे दूं तो मैं तो बढ़ ही नहीं पाऊंगी आगे। हाँ, चलो कोई बात नहीं, इसीलिए आप लोगों को ऐसे दिया है, थोड़ा सा लिखना पड़ जाता है। मैंने एक टॉपिक ऐसा रखा था बैच में जिसमें मैं लिखवाती ही थी लास्ट में, क्लास जैसे ख़त्म हो रही है उसके लास्ट में। उस बैच में बच्चे परेशान हो जाते थे, मैम कितना लिखवाओगे। मैं पूरी, अगर सोचो पूरी हिंदी को लिखवाया होता तो। इसीलिए ऑनलाइन वाले तो कह देते हैं नोट्स में लिखा हुआ दे दो हमें। हो गया, चलो देखो। कर लो जल्दी। देखो, जब ये वाली बात समझ में आ गई ना आप लोगों की, तो आप अपने आप भी उस चीज को कर सकते हो। जैसे ख में हमने शुरुआत करी तो आगे देखो, यहाँ पे जिन लोग जो लिख रहे हो वो लिखते रहो, बाकी और यहाँ पे समझो। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपके सामने आ गया, अगर मैं कहूँ कि ग में आपको कैसे वर्ण मिलेंगे, कैसे शब्द मिलेंगे, तो आपको पहले अनुस्वार वाला मिलेगा, फिर आपको ग वाला मिलेगा, फिर गा वाला मिलेगा, फिर छोटी ई वाला मिलेगा, इस तरह से। अब इस शुरुआत में ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसा क्रम है, अगर हम इसको खोल के देखें तो ये हमारा हो गया ग और इसके बाद हो गया हमारा ये अ स्वर, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये ग और इसके बाद हो गया ये आ। तो आपको यहाँ पे ना दूसरे स्थान पर ये बदलता हुआ नजर आएगा। तो ये दूसरे स्थान पर जैसे ही बदलता हुआ नजर आएगा तो आप इसको समझ लेना कि यहाँ से चीजें बदलती हुई जा रही हैं। वैसे ही आगे शब्द तीसरे स्थान पर पहुंचेगा तो वहां बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हो गया, चलो अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है जो आपने अभी सीखा, क्रम आपके सामने है। यहाँ कुछ शब्द रखे हुए हैं जैसे आजीवन, अंग्रेजी, आनंद, अजगर, आवाज, ऑफलाइन, आम, अमरूद, अंक, अहंकार। अब इन शब्दों को आपको ना क्रम से सजाना है कि शब्द को उसमें पहले कौन सा शब्द होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो अब कैसे, अब मैं देखो ये पहला पॉइंट जो है ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आपको कैसे चलना होगा, कैसे पहचानना होगा। इसके बाद दूसरा जो है वो मैं आप लोगों को करने को दूंगी। तो इसीलिए अभी अपनी कोशिश मत करो, अभी पहले समझो। हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही हमने देखा क्रम क्या रहेगा, तो हमने क्रम ये रखा था कि पहले हमारा क्या होगा, अनुस्वार होगा, अगर अनुस्वार नहीं हुआ तो चंद्रबिंदु होगा, ठीक है। उसके बाद हमने रखा कि पहला, इसके बाद हमारा क्या होगा, विसर्ग हो सकता है, विसर्ग नहीं हुआ तो फिर हमारा सीधा अ आ जाएगा, ठीक है। और जब अ के बाद हमारा अगला वर्ण कौन सा आता है, आ आएगा, तो आ की शुरुआत भी हमारी किससे होगी, अनुस्वार से होगी। और इसमें उसके बाद हमारा, यानी अनुस्वार को और चंद्रबिंदु को एक ही जगह मान लेना, ठीक है। इसमें हमारा आ गया और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, इस तरह से चंद्रबिंदु वाला ये क्रम आ जाएगा। तो ये क्रम में हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले तो पहले स्थान पर आने वाले हमारे कौन से होंगे, अनुस्वार वाले होंगे। तो इनमें खोजो कि कौन सा शब्द है हमारा अनुस्वार वाला। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अंग्रेजी और एक हमको दिख रहा है यहाँ पे अंक, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि अंग्रेजी या अंक में से दोनों में से कोई एक हमारा पहले आएगा। अब वो पहले आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके दूसरे वर्ण से पता चलेगा। ये तो हमें पता चल गया। अब इसका दूसरा वर्ण क्या है, यहाँ पे दूसरा वर्ण है ग और यहाँ पे इसका दूसरा वर्ण क्या है, क। तो अब बताइए क पहले आएगा कि ग पहले आएगा, का पहले आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो पहले स्थान होगा वो किसका होगा, अंक का होगा। और अंक के बाद दूसरा होगा हमारा अंग्रेजी।
ठीक है, ये दोनों हमारे आ गए यहाँ पे, यानी ये इन्हें हम हटा देंगे। अब इसके बाद हमको देखना है कौन सा, अब अनुस्वार आ गया तो चंद्र बिंदु वाला देख लेते हैं। तो चंद्र बिंदु वाला कोई शब्द नहीं है, तो अब हमें देखना है ये अ वाला। तो ये अ वाले हमारे शब्द कहाँ है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो आ है, यहाँ भी आ है, तो अजगर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया अमरूद हो गया और अहंकार हो गया। तो अजगर, अमरूद और अहंकार, इनमें से अब हमको निकालना है कि कौन सा पहले पे आएगा। तो इसमें आ हो गया तो पहले पे, तो हमें अब इस शब्द में कौन सा देखना है, दूसरा देखना है। ठीक है, इसमें भी हमको दूसरा देखना है। ठीक है, अमरूद में भी दूसरे को देखेंगे और अहंकार में भी हम दूसरे वर्ण को देखेंगे। तो अब देखो इसमें है ज, यहाँ पे है म और यहाँ है ह। तो बताइए ज, म और ह में से पहले कौन सा आएगा, ज आएगा। तो इसका मतलब अजगर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, अजगर। उसके बाद ज के बाद म आएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा अमरूद। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया अहंकार। तो ये हो गए, इनको भी हम यहाँ पे काट देंगे। अब हमारे पास जो बचा वो अगला कौन सा बचता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम अनुस्वार वाला, तो यहाँ कोई है ही नहीं वर्ण, तो उसे हटा देंगे। उसके बाद हमारा आ वाला आ रहा है, तो आ वाला देखेंगे हम, हमारे पास आजीवन है। ठीक है, आनंद है, आवाज है, ऑफलाइन, ये तो फिर हमारा अभी आ जाएगा, इसे नहीं लेंगे हम, आम लेंगे। ठीक है, ये आ गए। तो यानी हमें पता चला आजीवन, आनंद और आवाज। अब इसमें से हमें देखना है दूसरे नंबर का। यहाँ पे आ गया ज, ठीक है, यहाँ पे आ गया म, यहाँ पे आ गया न और यहाँ पे आ गया व। तो अब बताइए ज, न, व और म में से पहला कौन सा होगा, ज होगा। तो यानी अहंकार के बाद हम क्या लिखेंगे, आजीवन। और ज के बाद हमारा यानी न और म और व में से कौन सा पहले होगा, न पहले आएगा, क्योंकि त वर्ग का है और म वर्ग, जो म है वो प वर्ग का है। तो यानी न पहले आएगा, तो आनंद लिखेंगे हम फिर हम यहाँ। और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा आम, और फिर आ जाएगा हमारा व, जो कि उस अंतस्थ व्यंजन में आएगा आवाज। ठीक है, तो ये हमारा आम, आनंद, आवाज, ये हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ऑफलाइन। ठीक है, तो अंत में हमारा क्या आ रहा है, ऑफलाइन। उतार लीजिए अब इसको, क्रम नीचे, यही वाला उतार लेना, यही सही क्रम शब्दों का, नीचे वाला, ऊपर वाले को मत उतारिए, रफ कॉपी पे उतार लो बालक, ये अभ्यास है। तो रफ कॉपी तो लानी नहीं है, मैडम कितनी भी कहती रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, ये फोटो फोटो ही रह जाएगा, ये लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो सोमवार को नीचे वाला ही लिखना जो मैंने क्रम बताया है ना, ऊपर वाला तो अलग अलग है, इससे आपको पता चल जाएगा ये क्रम है। हो गया, चलो देखो दूसरा। हो गया, नंबर 2। अब ये आप लोगों को करना है, इमली, अंगूर, अचार, ऊन, ऊंट, एहसास और ऐश्वर्य, ईख, उम्र। और ये मैंने स्वर वाले लिए हैं। ठीक है, जिसमें स्वर।
आप लोगों को पता है क्रम कैसे रहेगा? अनुस्वार अ, फिर आ शुरू होगा अनुस्वार से अ, ई शुरू होगा ऐसे तो ई, इस तरह से ऐसे ही चलेगा। तो इसमें से बताइए सबसे पहले क्या होगा? पहला हो जाएगा अंगूर, ठीक है, कट गया। फिर हो जाएगा अचार, फिर और ये दिख रहा है ये, और कैसे आ जाएगा दूसरे पे? ई वाला रहेगा, ठीक है। तो इमली, छोटी ये एक ही है ना ई से, ठीक है। इमली साथ के साथ लिखते रहो और जहां तक हो जा रहा है। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया? ईख, ठीक है, बड़ी ई आ गई। इसके बाद ऊ, ऊन और ऊंट, ठीक है, तो उम्र आ जाएगा। फिर बताओ ऊन होगा कि ऊंट होगा? ऊंट हो जाएगा। और फिर ऊन, उसके बाद एहसास, उसके बाद ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द में मूल शब्द क्या है? एस, अरे ईश्वर, ईश्वर शब्द से बना है ऐश्वर्य। जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है ऐश्वर्य, ठीक है। बताओ अगला क्या होगा? अब आ जाएगा और, ठीक है, अंत में। ठीक, हो गया, लिख लिया। चलो अगला, तीसरा करो जल्दी से। शब्द है कागज, किताब, कैमरा, कमरा, कबूतर, किनारा, कमल, किवाड़, कोना, काजल, कान, कमाल, कलम। अब ये मैंने क से रखे हैं जिससे कि आप स्वर की पहचान करके इसका क्रम निर्धारित कर सकें। तो अब आपको कैसे समझना है, देखो ध्यान रखना। हमने सबसे पहले शुरुआत करी अनुस्वार की, फिर क, फिर का, फिर क में अगर अर्धचांद है तो फिर की, कु, कु, क्री, ठीक है, के, काय, को, कौ, उस तरह से आएगा। तो अब देखो यहाँ पे कि पहले क वाला अनुस्वार तो है ही नहीं, तो पहले क वाला हमारे पास क्या है? कमल है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ कमरा, यहाँ कबूतर, और इसमें कमाल और कलम। तो हमें यहाँ पे जो मिले हैं ये वर्ण मिल रहे हैं। अब इनमें हम देखेंगे दूसरा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे म आया है, ठीक है, यहाँ पे म आया है, यहाँ पे ब आया है। तो अब यहाँ पे म और ब में से पहले ब आएगा, तो यानी कमरा और कमल से पहले तो कबूतर आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं म और यहाँ पे ल, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 3 वर्ण हैं हमारे पास, म, ब और ल। तो हमारा पहले कौन सा वर्ण आएगा? ब आएगा, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा कबूतर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अब इसके बाद कौन सा है? म वाला आएगा, यानी दूसरे नंबर पर। तो म के हमारे पास 3 वर्ण हैं, कमरा, कमल और
कमाल। अब हमें देखना है कि इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हमारा पड़ रहा है, पहले तो हम देखेंगे कि इस म के साथ मात्रा तो नहीं है, तो यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है, और कमाल में आ की मात्रा है, तो कमाल तीसरे नंबर पे रहेगा। अब हमें देखना है कि इसके बाद ल और र, इनमें से पहला कौन सा आ रहा है, तो हमारा र पहले आता है, ठीक है। तो अब हमारे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, कमरा। अब देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हमारा म, इसका स्वर अ, उसके बाद आ गया हमारा ये र, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो ये हमारा म, इसका स्वर अ, और फिर आ गया ये ल। तो हम इस तीसरे वर्ण से पहचान कर रहे हैं इसकी कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो हमारा कमरा आ गया। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, कमल आएगा, ठीक है। अब जब ये कमल आ गया तो फिर अब हमारे पास एक ही है तो कमाल आ जाएगा, क्योंकि अ के बाद अब क्या आएगा, अ दूसरे स्थान पर, तो यहाँ हमारा आ गया कमाल, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, एक बार क्रॉस कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। कबूतर भी हो गया, फिर कमाल भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा ल बच रहा है, यानी म के बाद जो आ रहा है वो ल आ रहा है, तो हमारा ये कलम वाला शब्द फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अ के बाद आ वाला पॉइंट देखेंगे, आ कहाँ कहाँ है, तो कागज में है, ठीक है, और उसके बाद हमारा है काजल में है और कान में है, तो ये तीन है। तो अब इसके बाद हमें उस पे चलना है। तो हम देख रहे हैं कि तीसरा वर्ण यहाँ आ गया ग, यहाँ आ गया ज, और यहाँ आ गया न। तो ग, ज और न में से पहले कौन सा आएगा, ग, तो हमारा कागज यहाँ आ जाएगा, कागज यहाँ आ गया। और उसके बाद ज और न में से पहले कौन सा आएगा, ज आएगा, तो काजल हो जाएगा। उसके बाद कान, ठीक है। तो आ वाला हो गया। अब हमारा ये कागज, काजल और कान ये कट गया। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद, आ के बाद छोटी ई, तो छोटी ई वाले देखेंगे, किताब में है, किवाड़ में है और किनारा में है, तो ये आ गया। अब इसका हमें फिर दूसरे वर्ण पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया त, यहाँ पे आ गया न, और यहाँ पे आ गया व। तो त, न और व में से पहला कौन सा होगा, त होगा, तो यानी किताब हमारा पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद न होगा तो किनारा आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, वह होगा तो किवाड़ आ जाएगा, ठीक है। तो किवाड़, किताब और किनारा ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बच रहा है अय और ओ। तो हमको पता है कि अय और ओ में से पहले कौन सा आएगा, अय आएगा, तो कैमरा हो जाएगा, और उसके बाद ओ आ जाएगा तो कोना हो जाएगा। समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो कैड़ा है कैड़ा नहीं है, बस फर्क इतना है कि आपको व्यंजनों का और स्वर का प्रयोग क्रम से पता होना चाहिए, बस ये अभ्यास मांगता है और कुछ नहीं। ये आप लोगों ने यहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी में जो स्वर और व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं इनको आपने देख लिया, बस एक क्रम, अब तो ये देखते ही बस अभ्यास की ज़रूरत है। तो जो आपने यहाँ पे वर्णमाला की क्लास जो पढ़ी है, ये 7 क्लास जो पढ़ी हैं, इन क्लासेस को अगर आपने 2-3 बार और देख लिया, ठीक है, तो 2-3 बार देखने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, याद हो जाएगा, और फिर हिंदी में कोई भी पॉइंट आपका ऐसा बचता नहीं है जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। अब अंत में यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है कुछ परिभाषाएं हैं आपकी, वो परिभाषाओं को आपको देखना है। जैसे एक शब्द आ गया, इससे प्रश्न आ जाता है,
अमानक वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान देना, मॉक टेस्ट वाले आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। उनको खुद को ये नहीं पता होता है अमानक वर्ण का मतलब क्या है, फिर भी कुछ भी वर्ण देते हैं आपके। तो सबसे पहले आप समझ लो, फिर आपको प्रश्न में बताऊंगी कि अगर किसी मॉक टेस्ट में अगर प्रश्न आए तो आप अपना उत्तर गलत होने से कैसे बचा सकते हैं। अमानक शब्द का मतलब क्या होता है? जो वर्ण अपभ्रंश में प्रयोग होते थे किंतु आधुनिक हिंदी में उनके रूप बदल गए हैं, अब वे हिंदी में प्रयोग नहीं होते, इसलिए उनको अब हमने अमानक वर्ण कह दिया है। ठीक है, और ये वर्ण कौन कौन से हैं? आप अगर कभी पुरानी किताबों को देखेंगे, जो आपकी पुरानी किताबें हैं, तो उन पुरानी किताबों में आपको जो वर्ण देखने को मिलेंगे वो अमानक वर्ण ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये किताब भी आप पढ़ेंगे जो यहाँ पे रसछंद वाली हैं, तो इन रसछंद वाली किताबों में आपको यही वो वर्ण देखने को मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये वर्ण, देखने में आपको कैसा लग रहा है? भ जैसा लग रहा है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? झ है, जिसे आप वर्तमान हिंदी में, अब मान लो वर्तमान हिंदी में आपको झंडा शब्द लिखना है, तो ये झंडा आप लिख रहे हैं तो आपको वहां पे कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा देखने को मिलेगा, इसको आप झंडा पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि आप इसको पढ़ते हुए हो सकता है कि भंडा पढ़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप पुरानी किताबें देखेंगे तो आपको झंडा शब्द पढ़ना होगा। अब ऐसे ही ये अ है। ठीक है, तो पुरानी किताबों में अगर मान लीजिए आप आम ऐसे लिख रहे हैं वर्तमान में, तो आपको पुरानी किताब में ना ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, तो आप सोचेंगे यार ये वर्ण कौन सा हो गया, तो इसे आम पढ़ेंगे ऐसे। इसी तरह से ये वर्ण आ रहा है, जैसे मान लीजिए वर्तमान शब्द में आप लिखते हैं कृष्ण लिखते हैं ऐसे, तो ये कृष्ण आपको पुरानी किताबों में कैसे मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये इस तरह से ऐसे करके लिखा हुआ, तो इसे आपको कृष्ण पढ़ना होगा, जो कि आपको ए जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये वर्ण हैं आपके जो अमानक वर्ण माने जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इन्हीं को कहते हैं विकल्प में आपको इनमें से इसमें से कोई सा एक वर्ण दिया रहेगा, वो ही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मॉक टेस्ट वालों ने क्या किया, जिस पे एक बच्चे ने मुझे प्रश्न दिखाया था कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा कि अमानक वर्ण, उसने लिखा कि अमानक वर्ण बताना है। अब परीक्षा में जो पूछा गया था अमानक वर्ण, तो उसके विकल्प कुछ इस तरह से थे। मान लो पहले विकल्प में दिया हुआ है कि च वर्ण है, दूसरे विकल्प में दिया हुआ है जैसे कि ग वर्ण है, तीसरे विकल्प में दिया हुआ था जो ये वर्ण है ये वाला। ठीक है, और चौथे विकल्प में दिया गया था जैसे मान लीजिए कि जा या कोई भी झ वर्ण ऐसा दे दिया। तो ये आपको इस तरह से वर्ण विकल्प में दिए गए। अब जो मॉक टेस्ट वाले हैं उनको पता नहीं इस वर्ण का मतलब क्या है, इस तरीके से दिया है तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब मॉक टेस्ट वालों ने क्या नया प्रश्न बना दिया, उसमें एक विकल्प में आपका उत्तर दिया लिख दिया ये पता ही नहीं है बनेगा कैसे, क्योंकि कोड है नहीं, हिंदी में कोड से बनाना पड़ता है, ऐसे टाइपिंग का कोई अपना वर्ड है नहीं, तो कोड से बनाना पड़ेगा। भ लिख दिया, आंसर यही दे दिया। अब बच्चा बैठ के सोच रहा है ये भ अमानक वर्ण कैसे हो गया। अब जो टीचर उसको करवा रहा है, एक्सप्लेन करवा रहा है, कह रहा है इसको मान लो, बस इसको अमानक मान लो और आगे बढ़ो, चलो इसको मान लेना है आगे बढ़ो। अरे मान के कुछ भी तो आपको ही समझ में आ गया, मैंने ये बता दिया है। अब क्या होता है कि वो नहीं लिख पा रहे, अब यही प्रश्न ऐसा दिया है, इससे मिलता हुआ भ को मान लिया, फिर वन लाइनर लिख दिया जाएगा कि जो भ होता है वो अमानक वर्ण कहलाता है। अगर परीक्षक को पता चल गया कि इतना उल्टा सीधा पढ़ रहे हो और उसने दे दिया ये वाला ऐसे लिख के, जो अ के लिए दिया हुआ था ये ऐसे लिख के, तब कैसे पता करोगे कि कौन सा है, कहाँ से आया है? या ये कर दिया तब इसको कहोगे कि ए के साथ आ का डंडा लगा दिया है, गलत हो गया ये, तो ये वर्ण हो गया। ठीक है, तो टाइपिंग में कोड के साथ है। कोड जब आप हिंदी फॉन्ट लिखते हैं ना, कोई भी हिंदी फॉन्ट लिखते हैं, तो हिंदी फॉन्ट में बहुत सारे वर्णों के लिए लिखने के लिए आपके की प्रेस करने वाले वर्ण नहीं होते, तो वहाँ पे आप कोड डालते हैं। तो ये जो आपके अमानक वर्ण है ये कोड से ही लिखे जाते हैं। तो आप कोड से नहीं लिख रहे हैं, अब नहीं याद है अगर किसी को, तो वो क्या करेगा, ऐसे ही डुप्लीकेट बना देगा। हालांकि जुगाड़ है, इसका जुगाड़ बनाया जा सकता है कि आप भ लिख कर
फ वाली लाइन जो है, फ की जो पूंछ है उसे लगा सकते हैं तो वो वर्ण बन जाता है, लेकिन लगाएंगे तो तब ना जब ये पता होगा कि अमानक का मतलब क्या होता है। ऐसे मान लिया कि अमानक का मतलब यहाँ पे भ दे दिया, ठीक उसी तरह से ही आपका जो वर्ण आया है कि जो च वर्ग है आपका स्पर्श संघर्षी कहलाता है, वो ऐसे ही बना है कि वन लाइनर में लगा लो, आप ऐसे ही मान लो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गई ना अमानक का। इसके बाद कुछ अन्य परिभाषाएं आती हैं। एक शब्द आ जाएगा एकाक्षरी शब्द। देखो एकाक्षरी शब्द को शब्द से याद रखना, ये बना किससे है, एक प्लस अक्षर प्लस ई तो एकाक्षरी हो गया, यानी एक अक्षर का शब्द। अब अक्षर का मतलब है स्वर उसमें रहेगा, स्वर रहेगा तभी उच्चारण होगा, अगर स्वर नहीं होगा तो उच्चारण नहीं होगा, और जब उच्चारण नहीं होगा तो वो शब्द नहीं हो सकता। तो यानी एकाक्षरी शब्द वो होते हैं जो एक अक्षर के होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि एक अक्षर के होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, कुछ हमारे कारक चिन्ह होते हैं जो एक अक्षर होते हैं, जैसे ने, से, में, का, को आदि आदि बहुत सारे हमारे कारक चिन्ह हैं। ठीक है, कुछ अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द के अंदर जैसे व, ये जो व है और का अर्थ देता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि मोहन व सोहन, तो ये संस्कृत में आ जाता है। या जो अथवा का अर्थ देता है, ठीक है, न या ना, तो ये नकारात्मक शब्द होते हैं। तो ये अव्यय शब्द यानी अविकारी शब्द के अंदर भी हमारे एक अक्षरी शब्द हैं। और कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे है, हूँ, था, थी, थे, तो ये भी एक अक्षर की ही सहायक क्रियाएं हैं, तो इस शब्द के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से एक अक्षर शब्द बताइए, तो विकल्प में लिखा रहेगा। बहुत सरल प्रश्न होता है क्योंकि आपको एक सिंगल वाला ही बताना होता है। ठीक है, आगे आता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कभी ऐसा शब्द लिखा आ जाए क्या, तो ये आपका एक अक्षर शब्द बनेगा। कैसे? क्योंकि इसमें ये है आपका व्यंजन और फिर है ये व्यंजन और इसमें आ गया ये स्वर, तो ये स्वर ना इन दोनों व्यंजनों को उच्चारण दे रहा है, तो ये पूरा मिलकर ना एक अक्षर ही बनता है। तो अगर कभी ऐसा भी मिले तो एक अक्षर का मतलब है एक स्वर। ठीक है, व्यंजन चाहे कितने भी हो जाए तो कम से कम उसमें जो रहेगा वो एक स्वर रहेगा, वही आपका एक अक्षर होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगली परिभाषा दी हुई है, याद होगा आपको मैंने बताया था लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ अंदर की ओर लुढ़कती है उन्हें हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में र वर्ण लुंठित वर्ण कहलाता है। ठीक है, दूसरा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बराबर, बगल से गुजरती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में ल वर्ण ही पार्श्विक व्यंजन होता है। तो ये एक एक हैं, एक एक आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया था उस दिन आपको। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अनुनासिक, नासिक, पंचमाक्षर। तो अनुनासिक, नासिक या पंचमाक्षर, हम जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के जो पांचवा वर्ण होता है उनको हम अनुनासिक या नासिक के या पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में यानी इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाक और मुख दोनों से प्रयोग होता है, इसमें क्या होता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कंठ से हवा हमारी नाक में जाती है और नाक से नहीं, कंठ से हवा मुख में आती है और जीभ उसे अंदर नाक में धकेलती है। तो इस प्रक्रिया में इनके उच्चारण में हमारा मुख और नाक दोनों ही प्रयोग में आते हैं, इसलिए हम इनको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक का मतलब हो जाता है जो अनुनासिक नहीं है, तो निर उपसर्ग लगा है अनुनासिक में। तो अनुनासिक में नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, निर्नुनासिक में केवल मुख का प्रयोग होता है, नाक का प्रयोग नहीं होता। यानी जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो अब इसको ऐसे समझिएगा, जो पंचमाक्षर होता है यानी पंचम वर्ण होता है स्पर्श व्यंजन का, वो अनुनासिक कहलाएगा और स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण निर्नासिक वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है कोमल तालव्य।
कुछ विद्वान हिंदी में कंठ वर्ग को कोमल तालव्य कहते हैं। उनका मानना है कि क वर्ग का उच्चारण कंठ के ऊपर वाले स्थान, यानी जो वो उंगली नुमा लटका हुआ होता है उस स्थान से होता है, तो इसलिए वो इसे कोमल तालव्य व्यंजन के नाम से भी पुकारते हैं। तो अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आए कि कोमल तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो क वर्ग है हमारा वो कोमल तालव्य व्यंजन के अंदर आता है। इसके बाद आता है काकल्य या स्वर यंत्रमुखी। तो काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रमुखी वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ के भीतर से ध्वनि का प्रयोग होता है, और हिंदी भाषा में ह वर्ण और विसर्ग काकल्य वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनको याद लिखवाया था मैंने, वहां पे लिखवाया, वहां आप स्पर्श व्यंजन ऊष्म व्यंजन लिख रहे हैं, तो ऊष्म व्यंजन में विसर्ग को कैसे लिखवा दूंगी? तो ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना, इतने छोटी छोटी बातों पे नहीं रखाओ। यहाँ पे आपको वहां छोड़ के यहाँ पे लिखवाने का क्या उद्देश्य था? यही था ना कि ताकि पूरे जितने भी हैं वो आ जाएं। जब हम वहाँ पे ऊष्म व्यंजन लिख रहे हैं और उस व्यंजन में तो हमारा सिर्फ ह ही है ना, तो वहाँ विसर्ग कैसे आ जाएगा? तो वहाँ पहले ही टोका था आपको कि अभी आपको सिर्फ इतना ही लिख लेना है, आगे परिभाषा मैंने लिखवाई हुई है। आगे शब्द आता है अक्षर। अक्षर शब्द के बारे में, अक्षर उस छोटी से छोटी इकाई को कहा जाता है जिसका उच्चारण एक झटके में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन के साथ स्वर के मेल को ही अक्षर कहा जाता है। ठीक, इस पॉइंट पर याद रखना। जैसे ये हमारा क्या है, अक्षर है, कैसे इसमें ये व्यंजन है और ये स्वर है, ये एक अक्षर है, ये व्यंजन और ये स्वर है, ये एक अक्षर है, ये व्यंजन और ये स्वर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कुछ विद्वानों ने एक अलग से अक्षर के दो प्रकार दिए हुए हैं। हालांकि परीक्षा में ये न के बराबर आता है, कभी आया नहीं है, पर मैंने डर की वजह से रखा है, क्योंकि मॉक टेस्ट वाले इनको रखते रहते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि अक्षर को दो प्रकार में बांट देते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर होते हैं जिस शब्द या अक्षर के अंत में व्यंजन होता है उसे बद्धाक्षर कहते हैं। जैसे श्रीमान, राजन, वरन, महान। मतलब इसको ऐसे समझ लो, जो संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में हल दिया हुआ होता है उनको हम बद्धाक्षर कह देते हैं, और जिनके अंत में हल नहीं होता यानी अंत में अक्षर आ जाता है यानी स्वर आ जाता है उसको हम मुक्ताक्षर कहते हैं। तो जैसे बाकी हम हिंदी में जो शब्द लिखते हैं वो, तो ये एकदम सरल है, परीक्षा में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना, पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर मैंने अपने बचाव के लिए लिया है। कोई यूँ आके कहे मैडम आपने पढ़ाया नहीं है, तो देखो पढ़ा रखा है ना, परीक्षा में नहीं आता है, क्या करूँ मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये मॉक टेस्ट वाले लोगों के चलते में आपकी हिंदी जो मैंने बिल्कुल सरल कर दी थी और फिर दोबारा से थोड़ी सी क्लिष्ट करनी पड़ी है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ी है मुझे, बस यही बाजारवाद के कारण। आगे पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार वर्णों को दो अन्य प्रकार में बांट दिया जाता है, शिथिल वर्ण और कठोर वर्ण। नाम याद रखना इन वर्णों को, नाम या इनके सुन के ही हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, क्या है शिथिल वर्ण और क्या है कठोर वर्ण। तो उनके अनुसार के अ, ई, उ और सघोष व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन ये शिथिल वर्ण कहलाते हैं, और कठोर व्यंजन में इन्होंने रखा है, कठोर वर्ण के अंदर आ, ई, उ और अघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन इसके अंदर कठोर वर्ण में रख दिया है। अब देखो, पहले ही बता देती हूँ, इनको समझकर सारणी बनाकर अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आए तो मेरे पास लेके बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मेरा खुद का दिमाग घुमा हुआ है इनके उसमें। अगर इनके सघोष व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन की बात करोगे सब क्रॉस हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सघोष व्यंजन में क्या है, सघोष में हमें तीसरा, चौथा और पांचवा मिलता है, ठीक है, और अल्पप्राण में हमें पहला, तीसरा और पांचवा मिलता है। तो इसमें तीसरा और इसमें तीसरा, तो इसका मतलब इसमें हमारा तीसरा वर्ण ही आएगा, चौथा पांचवा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अब आप फिर से प्रश्न करेंगे, अब यहाँ पे अघोष व्यंजन को देखेंगे तो ये पहला और दूसरा होता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, तो यहाँ पे दूसरा और दूसरा यही आएगा। तो कहने का मतलब है कि कठोर वर्ण में तो सिर्फ दूसरा वर्ण हो गया और शिथिल वर्ण में सिर्फ तीसरा वर्ण हो गया। अब आप ये सारणी को लगाने के बाद मेरे पास आएंगे, मैम बाकी जो बचे वो किस में होंगे? तो जब बताया नहीं पृथ्वीनाथ पांडे ने तो मैं कहाँ से बताऊंगी, जब उन्होंने ही नहीं बताया। ठीक है, तो इसीलिए बता रही हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस रख लो तुम लोग भी।
आते नहीं की बात नहीं है भाई, ये कोई इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, परिभाषा भी नहीं दी है। क्या है शिथिल का मतलब बताओ, शिथिल का है क्या? कुछ नहीं, मैं नहीं हटा सकती भाई। जो मेरे पास तुम लोगों ने, देखो मैंने ये कहा है कि जो मेरे पास आप लोग मॉक टेस्ट के प्रश्न लेकर आते हो कि मैम आपकी क्लास पढ़ने के बाद हमारा ये प्रश्न गलत हो गया, तो मैंने उनको बस वन लाइनर करके जोड़ दिया है कि चलो आपके मॉक टेस्ट तो हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, मैं पहले ही बताती हूँ, शब्दकोश तक आपका जो लिखवाया है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं वो उनमें से, जैसे जो कुछ परिभाषाएं मैंने पहले बताई थी शुरू में, जैसे पार्श्विक वर्ण या लुंठित वर्ण, उनकी परिभाषाएं अनुनासिक या नासिक, उनको देखो, वो वहाँ पे पढ़ा हुआ है, बाकी को छोड़ दो, इसमें कहीं कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे आपकी वर्णमाला समाप्त हो जाती है। अब वर्णमाला तो समाप्त हो गई, लेकिन वर्णमाला के पॉइंट अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आएगा वर्तनी, और वर्तनी एक तरह से वर्णमाला का दूसरा ही बचा हुआ भाग है। तो वर्तनी को ही हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा वर्तनी। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी होगी वर्तनी की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।